हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। मेरा नाम नचिकेत निशांत है और ऑनलाइन तैयारी ने एक खास क्रैश कोर्स शुरू किया है इंडियन हिस्ट्री में, जिसमें कि आपको एंशिएंट टू मॉडर्न हिस्ट्री तक पढ़ाया जाएगा। और मैं कोशिश करता हूं कि आपको कोई हिस्टोरिकल कहानी ना बताऊं, सिर्फ वही बताऊं जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसा चैप्टर है कि जिसको आपको बखूबी समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो यूपीएससी, ये चैप्टर दे लव इट एंड दे यूजुअली आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम इट। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं कि आज हम क्या देखने वाले हैं। तो मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ उसमें मैं मोस्टली जो चर्चा करूँगा आपको वो है आईवीसी फीचर्स, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्या खास फीचर्स थे, टाउन प्लानिंग कैसी थी, हाउसिंग कैसी थी, इनका सिटाडेल कैसा था, ग्रेट बात मैं हर कुछ बताऊंगा आपको। हड़प्पन पॉलिटी, ये कैसे गवर्नेंस सिस्टम कैसा था इनका, हड़प्पन इकोनॉमी, ये लोग क्या ट्रेड करते थे, कहाँ से करते थे, कौन सी सभ्यताओं से करते थे, इनकी रिलीजन क्या थी, सोसाइटी, हड़प्पन स्क्रिप्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिस्पोजल ऑफ डेड, ये मृत लोगों को कैसे गाड़ते थे या जलाते थे, क्या करते थे, सब मैं सब बताऊंगा। और आखिर में कि आखिर इस महान सभ्यता का विघटन कैसे हुआ। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा: आईवीसी फीचर्स, हड़प्पन पॉलिटी, हड़प्पन इकोनॉमी, रिलीजन एंड सोसाइटी। बाकी के जो आप पॉइंट्स बचेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो वो आपको अगले दिन ही मिल जाएगा, ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मैं आपसे 15 सवाल पूछूंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेके, जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आईवीसी फीचर्स। तो इनकी टाउन प्लानिंग के बारे में बात करते हैं कि इनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी। तो हर सिटी जो थी वो 2 भागों में विभाजित थी मोस्टली, लोअर टाउन और अपर टाउन। अपर टाउन में सिटाडेल होता था, वहाँ पे शायद अमीर लोग रहते थे, और लोअर टाउन जो था वो आम लोगों के लिए था। एक ही साइट है, ये आपको याद रखना है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक ही साइट है जहाँ पे 3 मिले हैं डिवीजन ऑफ टाउन, लोअर, मिडिल एंड अपर। तो ये 3 डिवीजन है। तो इसका क्या तात्पर्य होता है यहाँ पे, इन 3 डिवीजन का मतलब हो सकता है कि यहाँ पे प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन का थोड़ा बहुत पार्ट होगा, तभी ये ऐसा होता है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द सिटीज में क्या है कि लोअर और अपर टाउन ही मिले हैं। और सबसे रिमार्केबल बात जो है कि ये लोग इतने अच्छी तरह टाउन प्लानिंग करते थे कि हर सिटी में जो स्ट्रीट्स होते थे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते थे। और अभी भी ऐसी प्लानिंग जो है, चाहे हम कितनी भी स्मार्ट सिटी की बातें कर लें, अगर इतना भी कर ले तो हमारा हर सिटी इंडिया का स्मार्ट हो जाएगा। और चौथी सबसे बड़ी बात, इनका जो ब्रिक यूज करते थे, जो ईंटें यूज करते थे, उनका रेशियो होता था 4:1। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। और 4:1 का मतलब हो गया कि ईंट का जो साइज होता था वो होता था 4, 2 और 1 का। तो ये आपको याद रखना है। अब दूसरा जो हम देखेंगे, हाउसेस, इनके घर कैसे होते थे। तो आपको हर शहर में डिफरेंट शेप एंड साइजेस के हाउसेस मिल जाएंगे इंडस वैली में। और अगर किसी घर में ज़्यादा कमरे हैं तो इसका मतलब है, देखिए यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ मैं, हिस्टोरियन एक अंदाज़ा लगाते हैं जो भी अवशेष मिलते हैं। तो अगर किसी शहर में ज़्यादा कमरे वाले घर मिले हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि वो जॉइंट फैमिली थी। और इनकी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में क्या कहना, हर घर से एक ड्रेनेज निकलता था और वो एक खास ड्रेनेज में जाता था, और उस ड्रेनेज से निकल के वो शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। तो बिल्कुल क्लीन इन्वायरमेंट था। और ऐसा सोच सकते हैं कि ये वन ऑफ द एडवांस्ड सिटी सिस्टम था उस टाइम के लिए। अब बात करते हैं सिटाडेल की। तो टोटल 6 सिटाडेल मिले हैं, कैपिटल सिटीज में ये अक्सर होता था। और एक खास बात जो आपको गौर करने की है, ये हमेशा अपर टाउन में होता है। तो अगर आपको परीक्षा में पूछे लोअर टाउन में, तो जवाब देना नहीं, सिर्फ अपर टाउन में होता था। और आयरन तो इनको पता नहीं था उस टाइम पे, तो मोस्टली ये ब्रोंज और इसी से मतलब कि
जो ट्रेड करते थे वो उसी में करते थे। और सबसे बड़ी खास बात जो है, ब्रिक्स एक ही साइज का होता था 4:1 का। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ईंट की भट्टी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता था। तो ये गौर करने वाली बात है। और अगर आप स्ट्रक्चर समझना चाहें सिटाडेल का कैसा होता था, तो ये देखिए यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा। तो ये आपका एक रेज्ड प्लेटफॉर्म है। अब इस पे क्या है कि एक ये बना लीजिए घर जैसा, और यहाँ पे जो है कमरे होते थे। यहाँ पे चारों कोनों पे आपको कमरे मिल जाएंगे, और यहाँ पे जो है मेन द्वार होता था, और यहाँ पे भी एक रेज्ड प्लेटफॉर्म होता था। तो ये होता था, ऐसा सिटाडेल होता था उनका। और चान्होदारो में जो सिटाडेल मिला है वो टूट गया था जब एक्सकवेशन मतलब कि खुदाई शुरू हुई थी, तो ये टूट गया था। चान्होदारो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और तो ये था बेसिक सिटाडेल। और यहाँ से ये पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ अमीर लोग या ओलिगार्क, जो मतलब कि समझ लीजिए कि जो रूल कर रहे थे, वैसे लोग रहते थे। और ओलिगार्की का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ फ्यू, कि मतलब कुछ लोग मिलके सत्ता चला रहे थे। अब बात करते हैं ग्रेट बाथ। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये जो मिला था ये मोहनजोदारो में मिला था, सिर्फ एक ही जगह मिला है, और ये अपर टाउन में था। दोनों ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए। और ये कुछ ऐसा होता था, ये समझ लीजिए एक स्विमिंग पूल टाइप का है, यहाँ से पानी निकलता था। और इस साइड में जो है 3 कमरे थे, और यहाँ पे लोग नहा के ही इसमें घुसते थे। तो समझ लीजिए कि ये रिचुअल के लिए यूज हो रहा है। और यहाँ पे शावर्स थे, मतलब झरने लगे हुए थे, और यहाँ पे लोग नहा के इसमें घुसते थे। तो इसलिए ये जो है ग्रेट बाथ जो है, कहा जा सकता है कि रिचुअल के लिए यूज होता है। और उसके बाद जो हम देखेंगे वो है ग्रेट ग्रैंडरी। ग्रेट ग्रैंडरी एक इंडस सिविलाइजेशन का एक बहुत ही आकर्षक पॉइंट रहा है। और यहाँ से कई बातें पता चलती हैं। देखिए, आप गौर कीजिए, ग्रैंडरी सिर्फ मतलब अनाज का गोदाम नहीं होता। अनाज का गोदाम अगर है तो कहीं ना कहीं ये प्लान कर रहे थे, तो इससे पता चलता है कि ये प्लानर भी थे। और अगर अनाज का गोदाम है तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी होगा। तो ये पता चलता है कि वहाँ पे कुछ टाइप का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी था। और इसको बनाने के लिए आर्किटेक्चर चाहिए और नॉलेज चाहिए कि कौन सा किस तरफ हवा रखी जाए, किस तरफ क्या रखा जाए। तो दे वर ग्रेट इन दैट। तो चलिए, ग्रैंडरी जो सबसे बड़ा गोदाम मिला है वो मोहनजोदारो में मिला है। और मोस्टली क्या होता था कि यहाँ पे 3 तरह के अनाज रखे जाते थे, राइस, व्हीट एंड बार्ले। तो राइस होता था, व्हीट होता था, बार्ले होता था, क्योंकि यही उनका मेन स्टेपल फूड था। और हड़प्पन जो साइट्स मिले हैं ग्रैंडरी, तो वहाँ पे देखिएगा तो रंगपुर में जो है वो राइस हस्क मिला है, मतलब भूसी जो कह सकते हैं चावल का, रंगपुर में मिला है। और बनावली में बार्ले, जो कि मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले खेती बार्ले की बनावली में ही शुरू हुई थी। और सुरकोतदा जो कि अफगानिस्तान में है, वहाँ पे वीट मिली है, गेहूं मिला है। तो ये सब आपको याद रखना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप दोबारा देख लें ये वीडियो तो शायद आपको फिर इंडस वैली पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, ये था हमारा कि ग्रेट ग्रैंडरी और इससे क्या पता चलता है हमें उसके बारे में। अब देखते हैं इनकी पॉलिटी कैसी थी। तो पॉलिटी की बात रही तो कोई राजा नहीं था, ऐसा कोई मतलब कि सुराग या कह सकते हैं अब शेष नहीं मिला कि कोई राजा था वहाँ पे। कोई महल भी नहीं था। सिटाडेल जरूर था। तो सिटाडेल में कौन लोग बैठते थे? ओलिगार्क, जो अमीर लोग होते थे या जो प्रोबेबली रूल कर रहे थे। तो ये ओलिगार्की थी कि मतलब फ्यू पीपल डिसाइड कर रहे थे कि पूरा शहर कैसे व्यवस्थित होगा, सब कुछ प्लानिंग कर रहे थे। और हो सकता है कि ये सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी बताता हो, क्योंकि ये अगर सिर्फ 6 सिटाडेल मिले हैं तो और अदर जो सिटीज हैं 250, तो ये हो सकता है कि ये 6 सिटाडेल 6 शहरों में ही रूल पूरे इंडस सिविलाइजेशन के शहरों पे कर रहे थे। तो ये इंटरप्रिटेशन है हमारा।
और अब देखते हैं आपका मेन पॉइंट, हड़प्पन इकोनॉमी। हड़प्पन इकोनॉमी कैसे थे? तो बेसिकली मैंने शुरू में ही बताया कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो मोस्टली ट्रेडर्स ही थे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन ही एक सभ्यता नहीं थी उस टाइम पे। उस टाइम पे मेसोपोटामिया भी थी। मेसोपोटामिया कहाँ पे है? अभी के ईरान और इराक को मिला लीजिए तो ये मेसोपोटामिया उस टाइम का बन जाता है। और किस नदी के किनारे था ये मेसोपोटामिया? तो यूराफेट्स और टिग्रिस नदी के किनारे, यूराफेट्स और टिग्रिस नदी के किनारे ये था। इजिप्शियन सिविलाइजेशन आप जानते ही होंगे, मिस्र का पिरामिड का तो नाम सुना ही होगा आपने। और उस टाइम पे एक और सिविलाइजेशन थी जो इतनी ही एडवांस थी, जिसको येलो रिवर सिविलाइजेशन कहते हैं। और येलो रिवर सिविलाइजेशन कहाँ पे है? तो ये येलो रिवर नदी के किनारे चाइना में है। तो ये भी उतना ही महत्वपूर्ण था उस टाइम पे। बट यहाँ से कोई ट्रेड के अवशेष नहीं मिले हैं हमें। जो अवशेष मिले हैं इंडस वैली में, मोस्टली मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन में। और एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि एक मेसोपोटामियन टेक्स्ट है, अवस्था नाम है उसका। तो उस टेक्स्ट में कहा गया है कि दे ट्रेडेड टू द ईस्ट, मतलब कि वो ईस्ट के साथ ट्रेड कर रहे थे। एंड दे कॉल्ड इंडिया एज मेलुहास, मेलुहास कहते थे। तो शायद आपने नोवेल पढ़ी हो अमीश त्रिपाठी की द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहास, जो 3 पार्ट में है। और आपने नहीं भी पढ़ी तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, इट्स इंटरेस्टिंग। तो मेलुहास का मेंशन जो है अवस्था टेक्स्ट में मिलता है। और अवस्था टेक्स्ट कहाँ पे है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एक पार्ट है, उन्हीं का टेक्स्ट था ये। और मेलुहास जो थे वो इंडस नदी के किनारे रह रहे थे, ऐसा अवस्था में लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही बात है। और मेसोपोटामिया से जो ट्रेड चलती थी वो दिलमुन में आके रुकती थी। और दिलमुन जो है आपको मिडिल ईस्ट में है, और ये दिलमुन में आके रुकती थी। और यहाँ से फिर ट्रेड आगे बढ़ता था, जो कि इंडस नदी से होते हुए अलग अलग शहरों में पहुंचता था। और इस टेक्स्ट में अवस्था में ऐसा भी लिखा हुआ है कि दे वेर इंडस वैली पीपल वेर बीजी ट्रेडर्स। तो जैसा कि मैंने बताया, ये बात प्रूफ होती है कि वो लोग, उन लोगों का मेन पेशा जो था वो ट्रेड था। वो लोग शहरों से बाहर जाते थे, बहुत दिनों तक ट्रेड करके आते थे, और शिप बिल्डिंग का भी उन्हें ज्ञान था। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग मोस्टली ट्रेडर्स थे। और ट्रेड किस में करते थे? तो कॉटन में करते थे। इंडस वैली का कॉटन बहुत ही फेमस था उस टाइम में भी और अंग्रेजों के टाइम में भी। और मेसोपोटामियन जो एक्सपोर्ट क्या करते थे? तो एक खास किस्म का स्टोन होता था, उसको कहते थे लेपुस लजौली। एक टाइप का ब्लू स्टोन होता था, वो एक्सपोर्ट करते थे। और ये जो इंडस वैली के लोग थे वो इंटरनली ट्रेड भी करते थे, बट वो नर्मदा नदी को क्रॉस नहीं करते थे। मतलब नर्मदा नदी के आप समझ लीजिए साउथ नहीं जाते थे, बस नर्मदा नदी के आसपास के जो इलाके थे वहीं तक सीमित रहते थे। इन्होंने नर्मदा को बाउंड्री मान रखी थी। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ से क्या पता चलता है आपको? देखिए, एक इंटरप्रिटेशन भी जरूरी है, क्योंकि आप कभी डिस्क्रिप्टिव परीक्षा में अगर आपको लिखना पड़े तो वहाँ भी आपके पास पॉइंट होना चाहिए। तो इन सब बातों से पता चलता है सबसे पहले कि वो ज्योग्राफी जानते थे, तभी वो समंदर का रास्ता ले सकते थे। नेविगेशन भी जानते थे, और सी रूट भी इनको पता था, मतलब दिशाओं का ज्ञान था। दूसरा था आर्ट ऑफ ट्रेवलिंग जानते थे, और बोट मेकिंग जानते थे, जो कि लोथल में मिला है। डॉकयार्ड भी मिला है और बोट के भी अवशेष मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये ट्रेडर्स थे, दे वर ग्रेट ट्रेडर्स। और इसीलिए आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितने भी अवशेष मिले, कोई उदास टेराकोटा इमेज या कोई मतलब कह सकते हैं उदासी भरी तस्वीर भी नहीं मिली है। तो यहाँ के लोग काफी खुश थे, यहाँ मेन बात यह है। और दूसरी बात, लोथल में पर्शियन बटन भी मिला है, तो पर्शिया के साथ भी ये ट्रेड कर ही रहे थे उस टाइम पे। तो ये आपको याद रखना कि पर्शियन बटन कहाँ पे मिला, तो लोथल में मिला है।
और हड़प्पन सील जो है वो मेसोपोटामिया में मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे के ट्रेड से ये एक दूसरे की सील भी इधर उधर जा रही थी। और सबसे बड़ी बात कि मेसोपोटामिया में भी सिमिलर सिटाडेल्स मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग एक दूसरे से अपने आर्किटेक्चर को भी एक्सचेंज कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात थी कि ये ट्रेड जो है इनका फलता फूलता ऑलमोस्ट 800 सालों तक रहता है इन दोनों के बीच। तो ये मैंने इंटरप्रिटेशन करके आपको बताया हड़प्पन इकोनॉमी से हमें क्या क्या पता चलता है। और लास्टली हम रिलीजन देख लेते हैं कि रिलीजन क्या था उस टाइम पे। तो सबसे पहले बात, कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। अगर आपको पूछा जाए परीक्षा में कि कोई मंदिर के अवशेष मिले हैं, तो नहीं मिले हैं भाई। ये लोग नेचर की वर्शिप करते थे। तो नेचर की जो वर्शिप करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं सेवियंस। ये चलिए आपको इंग्लिश में भी काम आ सकता है। जो नेचर की पूजा करते हैं उन्हें सेवियंस कहते हैं। तो नेचर में क्या क्या होता है? सन, मून, माउंटेन, ट्री, सब की पूजा करते थे। और कई जगहों पे टेराकोटा इमेज मिले हैं, तो उसमें सूरज की तस्वीर बनी हुई है। तो प्रोबेबली ये लोग सूरज की भी पूजा करते थे। और एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म मतलब जानवरों की पूजा। और इसके क्या सुराग मिले हैं? तो हर घर में एक बुल का निशान मिला है, बुल का सील मिला है। बुल सील आपको ऑलमोस्ट हर घर में मिल जाएगा। और शायद ये कबूतर की भी पूजा करते थे और स्नेक की भी पूजा करते थे ये। और एक खास बात, एक हड़प्पन सील मिला है और उसमें जो है 5 इंसान जो हैं एक ऑक्स को, मतलब बैल को पकड़ के रखे हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप इसे क्या इंटरप्रेट करते हैं? तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग, हो सकता है बुल का जो जलीकट्टू आया है साउथ में, तमिलनाडु में खासकर, ये शायद यहीं की देन है। ये इंटरप्रिटेशन है। एंड पशुपतिनाथ, जो कि मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था, एक इंसान बैठा हुआ है और उसके चारों तरफ जो है 4 जानवर हैं। वो कौन कौन से हैं? बुफेलो हैं, राइनो है, आपको एलिफेंट है और टाइगर है। ये आपको याद रखना, ये तो रट्टा मार लीजिए। बुफेलो, राइनो, एलिफेंट, टाइगर, और उसके पैर के नीचे 2 डियर भी हैं। ये आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इंसान जो ये बैठा हुआ योगी मुद्रा में है, तो लोग कहते हैं, हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये हो सकता है पशुपति नाथ हो। तो प्रोबेबली इंडिया को सबसे पहला गॉड का जो अवशेष मिला है वो शायद पशुपति नाथ का है, शिव जी का हो सकता है। दैट्स अ इंटरप्रिटेशन। और इससे पता चलता है कि सर्विज्म शायद यहाँ से शुरू हुआ है। दैट इज टोटली डिफरेंट। और बहुत सारी साइट्स पे टेराकोटा इमेज मिले हैं और वहाँ पे एक खास जो चित्र मिला है उसमें क्या दिखाया गया है? एक वुमेन है, एक महिला है, उनके पेट से एक विर्च निकल रहा है। तो इससे दिखता है कि ये मातृत्व की भी पूजा करते थे और इसको एक शक्ति मानते होंगे उस टाइम पे शायद। और बाद के जो हमारे गॉड्स हुए जैसे दुर्गा या काली, तो मे बी इंटरप्रिटेशन यहाँ से भी लिया जा सकता है, बट इट्स जस्ट इंटरप्रिटेशन। इसमें बिलीव करने वाली कोई बात नहीं है। तो टेराकोटा इमेज मिला है, बट ये बात पक्की है कि ये लोग मदर गॉडेज की पूजा जरूर करते थे। तो ये मदर गॉडेज की पूजा करते थे। और फल्लू और यूनिवर्सिप एक लिंग का भी अवशेष मिला है, लिंगा कह सकते हैं, जो शिव जी का खासकर पहचान है। और सबसे बड़ी बात, ये लोग जिन चीज़ों से डरते थे उनकी पूजा करते थे। तो ये डरते किससे थे? चाइल्ड बर्थ से बहुत डरते थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई मेडिकेशन, प्री मेडिकेशन या सही डिलीवरी सिस्टम नहीं था। तो ये लोग उसकी भी पूजा करना शुरू कर दिए थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हमने बहुत सारे पॉइंट्स की चर्चा की। और मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो 2 बार 3 बार देख लें, आपके दिमाग में बिल्कुल घुस जाएगा और यहाँ से ज़्यादा सवाल आपको नहीं पूछे जाएंगे। और अगले ही दिन आपको पार्ट 3 मिलेगा, जिसमें मैं सोसाइटी और इंडस वैली का विघटन कैसे हुआ, सारी बातें बताऊँगा।
तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।